माकोता एक ऐसा लड़का जो हमेशा सोचता था कि वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो जापान में रहता है। लेकिन एक दिन चांद का देवता उसे अपने पास बुलाता है एक राज बताने के लिए। चांद का देवता कहता है कि उसके माँ बाप ट्रक के नीचे आने की वजह से मार गए थे और उन्होंने उनसे वादा किया था कि उनका बेटा एक हीरो बनेगा। देवता बिना कुछ और कहे उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देता है और कहता है कि वहाँ एक देवी मिलेगी जो उसे आगे की बातें बताएगी। जब माको देवी के महल पहुंचता है तो वो उसे बुरा भला बोलती है, जैसे अगली डम लुकिंग, ऐसा बहुत कुछ। देवी कहती है कि उसने पहले ही दूसरे हीरोज ढूंढ लिए हैं जो उसकी दुनिया को बचाएंगे, इसलिए उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसे किसी मॉन्स्टर के साथ दुनिया के एक कोने पर भेज देगी, क्योंकि ये उसका फर्ज है कि वो माको को कुछ पावर्स दे। वो उसे सिर्फ क्रिएचर्स की लैंग्वेज समझने और बोलने की शक्ति देती है। फिर वो उसे बाहर फेंक देती है। वो एक पत्थरों से भरे रेगिस्तान में गिरता है। 3 दिन बिना खाना पानी के वो एक लंबी पहाड़ी की तरफ चलता है और बेहोश होने ही वाला होता है। तभी उसे एक औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। वो दौड़ता है मदद करने के लिए, लेकिन देखता है कि वो एक डरा हुआ सुअर जैसी लड़की है जो इंसानों के कपड़ों में है और एक 2 सर वाला कुत्ता उसे खाने की कोशिश कर रहा है। वो कुत्ते के अटैक से बचता है और अपनी स्पीड से उसे कंफ्यूज कर देता है। फिर उसके गले पर लात मार देता है और एक ही अटैक से वो उसे मार गिराता है। तब उसे समझ आता है कि वो अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। माँ को अपनी ताकत देखकर हैरान होता है और डरा हुआ पिगल मजबूर होता है उसकी दोस्ती कबूल करने पर। वो अपना नाम बताता है हाईलैंड ऑर्क एमा, जो कि उस पहाड़ी के ऊपर की इनविजिबल ड्रैगन के लिए बलि दी जा रही थी। वो उसे अपने गांव ले जाती है और उसे फायर मैजिक सिखाती है। ऐसे माँ को तुरंत सीख लेता है। अगले दिन वो पहाड़ी के ऊपर जाता है एमा को शुक्रिया कहने और ड्रैगन से निपटने, क्योंकि वो स्कूल के आर्चरी क्लब में था। वो फायर को बो और एरो में बदल देता है और एक गेट पर फायर एरो चलाता है। ये बस उसकी प्रैक्टिस शॉट थी, लेकिन एरो गेट को उड़ा देता है और जो बुरे लोग ऑर्क्स को परेशान कर रहे थे वो तुरंत मारे जाते हैं। वो लोग सिर्फ ड्रैगन का नाम लेकर ऑर्क्स को डरा रहे थे, लेकिन अब जब माको ने ड्रैगन के घर को नुकसान पहुंचाया था तो ड्रैगन खुद लड़ने आता है। वहाँ पे तब एक रेड स्मोक सब कुछ घेर लेती है और एक ड्रैगन सामने आता है और माको पर वार करता है। माको सब वारों से बचता है, पर तभी स्मोक और घनी हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो अपनी नए सेंसर स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन को ढूंढ निकालता है और सब अटैक से बच के अपने काउंटर अटैक शुरू करता है। वो ड्रैगन के आसपास फायरबॉल बनाता है और उसे धमाका करता है। ड्रैगन चक्कर खाकर रुक जाता है। माको अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाता है। सिर्फ 3 पंच में वो ड्रैगन को हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सुरक्षा कम करता है, ड्रैगन अपनी मैजिक आंखों से उसे इल्यूजन में फंसा लेता है। इल्यूजन में माको अपने आर्चरी क्लब की जूनियर माकुमे को देखता है, जो काफी सुंदर और पॉपुलर होती है। सपने में माकुमे उसे प्रपोज करती है और थोड़ा पुशी होती है। माको को पता था कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लुक्स, हाइट, दिमाग और पैसा सबकी कमी थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि ये एक इल्यूजन है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इल्यूजन को तोड़ता है। अब उसे समझ आता है कि ये पावर उसे मून गॉड ने दी थी, इससे वो अपने आसपास के एरिया को अपने हिसाब से बदल सकता है। उसने पहले उस पावर का यूज करके ड्रैगन को महसूस किया था और अब अपने हाथों की ताकत बदलकर इल्यूजन से बाहर निकला। वो बाहर आके ड्रैगन को पीटने के लिए तैयार होता है, लेकिन ड्रैगन बिल्ली की तरह अपनी जान की भीख मांगता है। ड्रैगन सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है कि उसने माको की यादें देखी है और वो उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो माको को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। इसमें वो उसका साथी बनेगा, जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। माको पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। ड्रैगन रिचुअल शुरू करती है और मैजिक उन्हें घेर लेती है। जैसे ही ड्रैगन लड़की कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, जो कि किसी भी एनिमे का सबसे बेस्ट सीन होता है। माको थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि वो ड्रैगन सर्वेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड था, लड़की में नहीं। ड्रैगन लड़की कहती है कि इसी वजह से माको वर्जिन मर जाएगा। ड्रैगन लड़की समझती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कमजोर जीव मजबूत वाले के रूप में बदलते हैं, और क्योंकि उसे इंसानी औरत बनना था, वो एक सामुराई बन गई थी, क्योंकि उसने माको की यादों में ड्रामास देखे थे। फिर वो अपने नए मास्टर को अपने डमी प्लेन में ले जाती है, जो कि इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है जिसमें सिर्फ वो जा सकती है। वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो दुनिया अंधेरी काली होगी, लेकिन वो देखकर हैरान होती है कि वो एक घना हरा भरा जंगल है। इतना बड़ा एरिया अपने कब्जे में देखकर माको सोचता है कि ये फ्री रियल एस्टेट है और वो यहाँ एक शहर बनाना चाहता है। वो सोचता है कि एक मिस्टीरियस और लेजेंडरी जगह होगी। फिर वो ड्रैगन लड़की को ऑर्क्स के पास ले जाता है और बताता है कि वो ड्रैगन उन्हें खाने नहीं आई है। ऑर्क्स माको के सम्मान में पार्टी रखता है। पार्टी में माको एमा से बात करता है और सोचता है कि वो इंटेलिजेंट, काइंड और ऑर्क स्टैंडर्ड के हिसाब से सुंदर भी है। माको सोचता है कि शायद वो इस दूसरी दुनिया में उसकी हीरोइन बन सकती है। इसी बीच ड्रैगन लड़की गांव के मुखिया से कहती है कि उन्हें एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगले दिन सब लोग अपने बैग्स पैक कर लेते हैं और डमी प्लेन में शिफ्ट हो जाते हैं और माको के सपनों के शहर के पहले निवासी बन जाते हैं। माको उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्स डिसाइड कर लेते हैं। ड्रैगन लड़की सबको उनके घरों और दुकानों के साथ अपने प्लेन में खींच लेती है। टाइम वेस्ट किए बिना ऑक्स शहर बनाने में तरक्की करते हैं और माको भी कई मैजिक एलिमेंट सीख लेता है, जिसमें से उसे लगता है कि वो वाटर मैजिक में बेस्ट है और वाइंड मैजिक यूज नहीं कर सकता। बाहर ऑक्स पेड़ काटने में परेशान हो रहे होते हैं, तो माको मून गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम उसने काय रखा होता है।
वो अपने चारों तरफ काई बनाता है और अपने नाइफ की ताकत बढ़ाकर पेड़ को मक्खन की तरह काट कर एक कोने में गिरा देता है। वो काई का इस्तेमाल करके रॉक्स के इंजरीज को भी भर देता है और ये ट्रिक मैजिक के बिना भी काम करती है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता। फिर ड्रैगन लड़की एक ड्रॉप आदमी को अपनी बाहों में उठाए हुए वापस आती है जो बेहोश होता है। वो अपने मास्टर से कहती है कि डॉफ को ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर ने चोट पहुंचाई है, जो एक मॉन्स्टर है जो हमेशा भूखा रहता है। जैसे ही वो कहती है, एक जायंट स्पाइडर दीवार तोड़कर डमी प्लेन में घुसने की कोशिश करता है। स्पाइडर मॉन्स्टर प्लेन में घुस आता है। उसकी डार्क और किलिंग इंटेंट देखकर माँ को कांप उठता है और ड्रैगन लड़की मदद करने से मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि उसने पहले स्पाइडर से लड़ा है और ये थोड़ा डैमेज होने के बाद भाग जाएगा। तब हमारा हीरो काय का इस्तेमाल करता है और स्पाइडर के पहले अटैक को रोकता है। उसके बाद अपना काउंटर अटैक शुरू करता है। वो स्पाइडर की टांग काट देता है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा अटैक कर पाए, स्पाइडर उसके ऊपर जंप करता है और उसे अपने डार्क वेब में लपेटने की कोशिश करता है। माँ को डार्क वेब को काट देता है, लेकिन देखता है कि स्पाइडर की काटी गई टांग फिर से रीजनरेट हो गई है। उसके ऊपर तब जितने भी अटैक क्यों न किए जाए, स्पाइडर लगातार रीजनरेट करता रहता है। तो माँ को अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। वो अपने फायर मैजिक और आर्चर स्किल का इस्तेमाल करता है और स्पाइडर के सिर पर हेडशॉट मार देता है। इसके बाद वो अपनी पावरफुल फायरबॉल को एक स्पेयर में बदलकर मॉन्स्टर पर जोर का वार करता है, लेकिन स्पाइडर माको के अटैक से निकलने वाले मैजिक को ऑब्जर्व करके अपने आप को हील कर लेता है। तो माको फिर से अपने अटैक पैटर्न को बदलता है। वो कई फायर स्पेयर्स बनाता है और उन्हें स्पाइडर पर बरसाता है, लेकिन स्पाइडर से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। स्पाइडर पूरी तरह हील हो चुका होता है और थके हुए माको पर अटैक करता है। माको अब तक स्पाइडर को रोक रहा था ताकि वो अपने डेवलपिंग सिटी को बर्बाद न करे, लेकिन अब वो गुस्से में आकर एक बड़ी एक्सप्लोजन करता है जो स्पाइडर को उड़ा देता है और उसके पेट में छेद कर देता है। फिर वो अपने फायरबॉल का एक मशीन गन बनाता है जो स्पाइडर को नीचे दबाए रखती है जब तक वो अपना अल्टीमेट अटैक प्रिपेयर करता है। अपना बेस्ट एलिमेंट वाटर का इस्तेमाल करके वो एक पावरफुल वाटर एरो बनाता है और स्पाइडर पर फायर करता है। वाटर स्पाइडर को जंगल में धकेल देता है, लेकिन इतना करने के बाद वो गिर पड़ता है क्योंकि उसने ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया था। अनलकीली स्पाइडर अभी भी मरा नहीं होता और इतना हील हो जाता है कि माको को जिंदा पकड़ लेता है। ड्रैगन लड़की को डर होता है कि वो अपने मास्टर को मॉन्स्टर से नहीं बचा पाएगी, लेकिन स्पाइडर असल में एक बदमाश निकला जो पेन और डोमिनेशन का दीवाना था। स्पाइडर हर एक पल का मजा ले रहा था और चाहता था कि वो हमेशा माको के साथ रहे, लेकिन ड्रैगन लड़की उसे मुक्का मारकर माको को छुड़ा लेती है। फिर वो स्पाइडर से कहती है कि वो माको के साथ सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ले, चाहे माको बेहोश ही क्यों ना हो। उनका परमिशन बाद में वो ले लेंगे। स्पाइडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। जब माको बाद में पूरी तरह से हील होकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास एक काली कपड़ों में लड़की बैठी हुई है जो उसे खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि वो अपने मास्टर के लिए पूरी तरह समर्पित है। माको हैरान और डरा हुआ होता है क्योंकि लड़की थोड़ा क्यूट होती है, लेकिन उससे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। काली कपड़ों वाली लड़की माको को बताती है कि उसका ड्रैगन लड़की उसकी छोटी क्लोन और एमा को हील किया है, लेकिन माको सिर्फ ये पूछता है कि वो कौन है। वो कहती है कि वो ब्लैक स्पाइडर है और बताती है कि कैसे उसने माको के बेहोश होने पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जैसे ही वो अपने हाथों को चाट कर कहती है कि वो अपने मास्टर को सब कुछ अर्पित करती है, हमारा हीरो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके वर्जिनिटी चुरा लेगी। तब ड्रैगन लड़की आती है और उससे नाराज होती है और उसे ग्रेट सर्वेंट कहकर बुलाती है। फिर ड्रैगन लड़की उस बुजुर्ग ड्रॉफ को इंट्रोड्यूस करती है, ऐसा उसने कुछ दिन पहले बचाया था। वो बताता है कि वो ड्रॉफ्स की एक प्राचीन लाइन से है जिन्होंने कई लेजेंडरी वेपन्स और आइटम्स को बनाए थे। ड्रैगन लड़की उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन ड्रॉफ काफी हम्बल होता है और माको का शुक्रिया अदा करता है। फिर ड्रॉफ माको से एक रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि उसका गाँव भी डेमी प्लेन में शामिल हो जाए। माको काफी इजी गोइंग होता है और तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन ड्रैगन लड़की उसकी मासूमियत को कवर करती है और कहती है कि ड्रॉफ्स को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे शहर की डेवलपमेंट में मदद करना और वेपन्स बनाना। एल्डर ड्रॉफ को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वो कहता है कि वो अपने क्लैन को कुछ दिनों में मना लेंगे, लेकिन ड्रैगन लड़की अपने स्किल को यूज करके काम जल्दी करवा लेती है और माको बस अपने अंडरलिस्ट को देखता रह जाता है। फिर उसके सर्वेंट माको से एक और रिक्वेस्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि माको उनका नाम रखे। माको को लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन वो सब इसमें काफी फैशनेट होते हैं और मना नहीं करते। माको अपने दिमाग तेज करके एक सुंदर नाम सोचता है और इंटेंस सोच विचार के बाद वो ड्रैगन लड़की का नाम तोमो रखता है, हिस्ट्री की एक सबसे बहादुर फीमेल सामुराई का नाम पर। ड्रैगन लड़की अपने नाम से बहुत खुश होती है और खुशी से डांस करने लगती है। फिर वो समझती है कि मास्टर के द्वारा नाम देने से किसी भी मॉन्स्टर की ताकत बढ़ती है। तोमो कहती है कि एक खास नाम था जो उसकी पूरी ताकत को उभार देती, लेकिन उससे सिर्फ एक नेचुरल नाम चाहिए था अपने मास्टर के लिए। अगला नंबर स्पाइडर का आता है और माँ को उसका नाम मियो रखता है। ऐसे स्पाइडर बहुत खुश होती है और बहुत ओबीडियंट बन जाती है। अगले दिन माँ को अपनी सिटी में अलग अलग स्पीसीज के बड़े झुंड को देखता है। इसमें ऑक्स, डॉग्स, स्पाइडर लोग और लिजर्ड लोग शामिल होते हैं। माँ को हैरान होता है क्योंकि उसने आखिर 2 स्पीसीज को ही पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सर्वेंट से पूछ सके, वो सब खुद को क्राउन के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जरिए अपने मास्टर के टाइटल का फैसला करते हैं
और ऑफिशियली माको को यंग लॉर्ड कहकर बुलाना शुरू करता है। ऑक्स की इच्छा देखकर माको मना नहीं कर पाता। फिर डॉब्स के चीफ आकर माको से मिलते हैं। वो कहता है कि माको तो मुश्किल से ह्यूमन लगता है। ऐसा माको ऑफेंड हो जाता है, लेकिन चीफ कहता है कि अगर माको को गॉडेस ने नहीं भेजा होता तो इतना पावरफुल सर्वेंट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता। इस बात से माको का मूड और खराब हो जाता है। माको गुस्से में चीफ पर चिल्लाता है, लेकिन चीफ खुश होता है देखकर कि माको गॉडेस के साथ नहीं है, क्योंकि डॉब्स को गॉडेस पसंद नहीं होती और इसी वजह से वो माको की सेवा करने का फैसला करते हैं। फिर तोमो अपने लिजार्ड लोगों को इंट्रोड्यूस करती है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो सभी वाटर और वाइंड मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं। अब वो सभी माको के सर्वेंट बन चुके होते हैं। फिर मियो अपने स्पाइडर लोगों को इंट्रोड्यूस करती है जो उसके जैसे ही हमेशा भूखे रहने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही मियो ने माको का खून पिया उनकी कर्स टूट गई और उनका पावरफुल रिजनरेशन एक्टिवेट हो गया। वो लोग भी थोड़े बहुत अपने बॉस की तरह बदमाश होते हैं, लेकिन माको अनकंफर्टेबल महसूस करता है इतना सारे डेमी ह्यूमंस के पास में। अब वो डेस्परेटली ह्यूमन से मिलने की कोशिश करता है। लकीली वो उसे पास ही एक ह्यूमन विलेज में मिलता है। विलेज के बाहर एक और ब्लॉन्ड लड़की दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही माको उसके पास जाता है लड़की डर जाती है और उसे मॉन्स्टर कहकर भाग जाती है। माको हैरान होता है और सोचता है कि शायद लड़की ने कुछ अजीब देखा होगा, लेकिन जब वो गांव के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो देखता है कि ह्यूमंस ने बैटल के लिए तैयारी कर ली है। माको पोलाइटली पूछता है कि क्या वो गांव में जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते और उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर तीर चला देते हैं। माको अपने बैरियर को एक्टिवेट करता है जो एरोस को रोक देता है और उसे रियलाइज होता है कि गॉडेस ने उसे ह्यूमंस की लैंग्वेज नहीं दी है, इसलिए वो ह्यूमन से बात नहीं कर पाता। कल लौट कर माको 3 लड़कियों तोमो, मियो और एमा से अपने दुख शेयर करता है, जो उसे बताती है कि इस दुनिया में हर क्रिएचर ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है, बस माको को छोड़कर। फिर एमा माको को समझाती है कि लोगों से उसकी लैंग्वेज की वजह से नहीं बल्कि उसकी शक्ल से डरते हैं। तो वो मजाक में कहता है कि वो उसके अगली फेस की वजह से डरते हैं। इस वजह से माको उसे जोर का स्मैक देता है। असलियत ये है कि माको के पास बहुत सारी मैजिक होती है जो एक भयंकर ऑरा के रूप में लीक होती है जो 10 डीमन किंग के बराबर होती है और ये ह्यूमन को डरा देती है। एमा उसे अपना ऑरा कंट्रोल करना सिखाती है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम होती है। लेकिन माको ह्यूमन से मिलने का सपना नहीं छोड़ता, इसलिए वो अपनी ऑरा कंट्रोल करने के लिए दूसरे तरीका ढूंढता है। वो लैंग्वेज सीखने के लिए और अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क लेना और एक स्पेशल टूल लेने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये टास्क बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज चाइनीज जितनी मुश्किल होती है। धीरे धीरे माको ह्यूमन लैंग्वेज अच्छी तरह सीख जाता है और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने की वजह से वो इसे मैजिक की मदद से लिखने का फैसला करता है। ड्रॉप मास्टर एक रिंग बनाता है जो उसकी मैजिक को एफिशिएंटली सरफेस करती है। इस सब के बाद माको नियर बाय टाउन की तरफ निकलता है एक रिच मर्चेंट के बेटे के नाटक करते हुए और उसके 2 सर्वेंट उसके बॉडीगार्ड्स बनते हैं। टाउन में जाके उसे लगता है कि सभी लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, जबकि उसके सर्वेंट के लिए सब नॉर्मल ही लगता है। तब उसे समझ आता है कि गॉडेस ने उसका क्यों मजाक बनाया था। वो एडवेंचरर गिल्ड के बारे में पूछता है जहाँ वो रिग, मास्क और माको की इनेबिलिटी को स्पीक को एक कर्ज के रूप में समझते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने गिल्ड के नॉर्मल बिजनेस के बारे में बताता है कि कैसे वो इसे SSS तक के रैंक कंप्लीट करके बढ़ सकता है। माको को पता चलता है कि उसे एक मर्चेंट गिल्ड कार्ड भी बनाना पड़ेगा जो सिर्फ एक डोर सिटी में बनता है। फिर वो वहाँ एक पोस्टेड जॉब्स देखने लगता है और देखता है कि गिल्ड का एस लेवल 400 से ऊपर है, लेकिन छोटी मेजरिंग स्केल उनके लेवल मेजर करने के लिए छोटी पड़ती है। तो स्टाफ बड़ी स्क्रोल लाता है जो 1600 तक लेवल मेजर कर सकती है। तोमो का लेवल 1300 से थोड़ा ऊपर होता है, जबकि मियो का लेवल 1500 होता है। इस बात से तोमो थोड़ी जेलस होती है। तोमो रिसेप्शनिस्ट से देश की सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर के बारे में बात करती है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि लेवल 900 वुमेन के बारे में जिसका नाम सोफिया होता है, ऐसे ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है क्योंकि उसने एक ड्रैगन को मारा था जिसका नाम लेंसर था। तो वो लेंसर को जानती है और उससे पसंद नहीं करती और नेचुरली वो सोफिया से भी नफरत करती है। माको अपना लेवल गिल्ड में चेक करता है और देखता है कि वो सिर्फ लेवल 1 होता है। इस पर पूरा गिल्ड हंसने लगता है। फिर वो एक रूम बुक करता है, लेकिन मैनेजर एक्स्ट्रा चार्ज लेता है जब तक तोमो उसे धमकी नहीं देती कि अगर वो प्राइस नहीं घटाएगा तो वो उसका तोड़ देगी। लेकिन टाउन की सभी चीजें महंगी होती है और तोमो सोचती है कि कुछ फिशी हो रहा है जो एक एक्साइटिंग एडवेंचर की तरफ ले जाएगा। माको कहता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और वो सामुराई को पीछे छोड़कर मियो के साथ डिनर डेट पर चला जाता है। वापस आते वक्त वो एक गरीब लड़की से मिलते हैं। लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन हेसिटेट होती है। माको जेंटल और काइंड बनता है लड़की के साथ, लेकिन वो डर जाती है। माको उसे डांट कर कहता है कि बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। फिर वो लड़की से बात करता है। लड़की कहती है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है और कहने से पहले ही वो रोकर माको से चिपक जाती है और इमोशनल मैनिपुलेशन से उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेती है। एक एडवेंचरर अंधेरे कोने से ये देख रहा होता है और खुश होता है कि लड़की अपना काम अच्छी तरह कर रही है। होटल के रूम में लड़की अपना नाम रीन बताती है। वो कहती है कि पहले उसका फादर मिल्क लेने गया और कभी वापस नहीं आया। फिर उसकी सिस्टर रोटी कमाने गई और वो भी वापस नहीं आई। अब वो अकेली है और गरीब है, इसलिए वो माको से मदद चाहती है। तभी तोमो कैरेज के साथ सामान ले जा रही होती है जब कुछ आर्म थीव्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो और कमजोर होते हैं। तोमो उनका अटैक इजीली डॉज कर लेती है और सिर्फ एक किक से उनकी छाती की सारी हड्डियां तोड़ देती है।
फिर वो अपनी तलवार से 2 थीव्स को एक ही वार में काट देती है और एक को पकड़कर होटल रूम में ले जाती है जहाँ माको होता है। माको उसे डांटता है कि बिना वजह लोगों को मारना ठीक नहीं। फिर वो देखता है रिन की बहन तोई का स्केच जो एक छोटी लड़की ने बनाया होता है। माको स्केच देखते ही परेशान हो जाता है क्योंकि तोई बिल्कुल उसकी क्रश आकिमी जैसे दिख रही थी। इसी वजह से वो पकड़ी हुई औरत की मेमोरी चेक करता है और पता चलता है कि उसकी गैंग ने तोई को किडनैप किया है। माको माया और तोमो को तुरंत उसे ढूंढने के लिए कहता है। वो दोनों हैरान होता है कि उनका मास्टर इतना चिंतित क्यों है। इसके बाद लड़कियां पूरी रात डिटेक्टिव बनकर ढूंढने निकलती है। अगले सुबह माको रिन को अपने साथ ले जाता है और डेमी प्लेन से लाए हुए फ्रूट्स मार्केट में बेचकर 500 गोल्ड कॉइन कमाता है। वापस जाते वक्त रिन सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है जो उसे छोड़कर चली गई थी। तभी वो किसी को देखकर भागकर कहती है कि वो बस घर जा रही है, लेकिन माको तेज होता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी कार से देख लेता है कि रिन एक एडवेंचरर के पास जाकर रिपोर्ट कर रही थी। उस एडवेंचरर ने लड़की से कहा था कि वो मर्चेंट से 500 गोल्ड कॉइन्स चुरा लेगा। उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी बहन को तकलीफ दी जाएगी, लेकिन अगर वो चुरा लेगी तो दोनों बहनें हमेशा के लिए अपने घर से फ्री हो जाएंगी। रिन मोरल दिलेमा में होता है, लेकिन अपनी बहन के लिए माको का साथ छोड़कर उस एडवेंचरर की बात मान लेती है। माको सब सुन लेता है और सोचता है कि ये लोग सुधरने लायक नहीं है, लेकिन इस टाउन को डिस्परेटली एक हीरो की जरूरत है। तब तक तोमो और मायो अपना काम कर चुकी होती है और पता कर लेती है कि तोई एक अंडरग्राउंड जेल में जिंदा है। वो बेहाल और कमजोर होती है, लेकिन मायो उसे इजीली हील कर देती है और जेल का दरवाजा तोड़कर कहती है कि चलो मेरे साथ। लेकिन उन्हें टाउन का सबसे पावरफुल एडवेंचरर, एक काउबॉय जिसका नाम माइल्स होता है, रोक लेता है। उसके साथ वही लोग होते हैं जो अभी रिन को कंट्रोल कर रहे थे। तोमो कहती है कि अब सब समझ में आ गया है। माइल्स बाहर से हीरो बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो एक घटिया विलन और डरपोक था। वो गुस्से में होता है और उन्हें अपना लेवल फेक करने का दोष देता है, लेकिन फिर अपना रुख बदल कर कहता है कि वो उन्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने का मौका देता है। लड़कियां पोलाइटली मना कर देती है, लेकिन माइल्स माको को बेइज्जत करता है, कहता है कि वो बदसूरत है और उसका पैकेज एवरेज आदमी से छोटा होगा। इससे तोमो और मायो गुस्सा हो जाती है और माइल्स को पंच करते हैं। माइल्स अपने पावरफुल शील्ड स्पेल का यूज करता है जो मिसाइल तक को ब्लॉक कर सकता है। तोमो और भी एक्साइटेड होती है और अगले पंच से शील्ड तोड़कर माइल्स को दीवार से टकरा देती है। फिर सब ठग्स को भी हरा देती है। मायो बाकी ठग्स को संभालती है और वॉल्स तोड़ती है और वहाँ कैप्टिव एडवेंचरर को फ्री कर देती है। उस प्रोसेस में वो माइल्स को भी पंच करती है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। वाइस लीडर अभी बचा होता है तो तोमो उसे अपनी इल्यूजन में ट्रैप करती है, जिसमें वो खुद को टेंटिकल वाले एनिमे का पार्ट समझता है। अब जब सब टैक्स निपटा दिए गए होते हैं तो लड़कियां बिल्डिंग तोड़ देती है। माइल्स अपनी बची हुई ताकत से तो एक होस्टेज बना लेता है। गुस्से में तोमो और मायो उसे पंच करके चांद तक उड़ा देती है। फिर वो दोनों कंपटीशन करने लगती है कि किसने ज्यादा ठग्स को हराया है और तो इसे जज बनने को कहती है। इस चक्कर में वो टाउन को पूरा तोड़ देती है, जैसे कि उस पर मीटेरोइड गिर गया हो। तोए और रेन फिर मिल जाती है और तोए माको का शुक्रिया अदा करती है। माको देखता है कि तोए बिल्कुल उसकी क्रश जैसी लगती है, बस उसके बाल का रंग अलग होता है। उसकी 3 मेजरमेंट्स भी बिल्कुल सेम होती हैं। अब समय होता है 2 नौटी लड़कियों को टाउन तोड़ने की सजा देने का। वो मियो से कुछ सिल्क मांगता है ताकि उन्हें एक साथ बांध सके। फिर वो सिल्क रोप को एक तीर से बांधकर दोनों को आसमान में शूट कर देता है। अपने नौकरानियों की टाउन को तोड़ने की जिम्मेदारी से बचाने के लिए माको सच को सबसे छुपा लेता है। वो टाउन से भाग जाता है और अपनी दोनों लड़कियों रेन और जो एडवेंचरर्स उन्हें बचाए थे उसके साथ निकल पड़ता है। वो लोग मर्चेंट सिटी की तरफ सफर करते हैं। तोमो की पावर्स की वजह से उनके साथ सफर कर रहे एडवेंचर्स की यादें मिटा दी गई होती है। उन्हें लगता है कि टेलीपोर्टेशन सेंटर में किसी मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ऐसा हुआ है। माको मायो और तोमो को अलग करना चाहता है ताकि उनके जेलसी से दूसरा टाउन न डिस्ट्रॉय हो जाए। वो तोमो का उन सामुराइज की कहानी सुनाता है जो ताकत बढ़ाने के लिए जंगल में चले जाते थे। तोमो को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत परमिशन मांगती है कि वो जंगल में जाकर ट्रेनिंग करे। इसके बाद ग्रुप एक कैरेज में ट्रैवल करते हैं। रास्ते में माको अपने कार का इस्तेमाल करके कुछ किलर बी मॉन्स्टर भेजता है। वो मियो से कहता है कि उनका ख्याल रखो। मियो अपना फैन का इस्तेमाल करके उन्हें इंस्टेड को वाइन ब्लेड से काट देती है। माको उसे आंख ना मारने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी नजर नीचे चली जाती है। जब वो देखता है कि तोई कितनी खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर के कॉर्प्स को काट रही थी तो उसका इंटरेस्ट लड़की में कम होने लगता है। इस तरफ सफर करते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए ग्रुप मर्चेंट सिटी तक पहुंचता है। गेट के पास वो एक रेयर बी मॉन्स्टर देखता है जिसका नाम रूबी आइस होता है। ऑर्डिनरी एडवेंचर को लगता है कि वो इस मॉन्स्टर से नहीं निपट सकते। माको मियो से कहता है कि इंसेक्ट्स को मारो, लेकिन जब एडवेंचरर्स कहता है कि उनके कीमती मॉन्स्टर के बॉडीज को डैमेज ना हो तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने मास्टर से कहती है कि खुद ही कर लो। जब वो देखता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, माको अपना बो और एरो उठाता है। रूबी आइस का वीक स्पॉट टारगेट करता है और एक एक करके उन्हें गिराता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि एक लेवल पर मर्चेंट इतना स्किल फाइटर हो सकता है, लेकिन सबका ध्यान बस कुछ ही सेकंड के लिए उस पर रहता है क्योंकि उन्हें रेयर मॉन्स्टर से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना होता है। पिछले टाउन का डिस्ट्रॉय होने की वजह से रजिस्ट्रेशन न्यूज कहीं ट्रांसफर नहीं हो पाई होती है तो माको को वापस से री रजिस्टर करना पड़ता है।
वो देखता है कि वो अब भी लेवल 1 ही है, लेकिन उसे एक S रैंक क्वेस्ट मिला है जो वो कर सकता है, जबकि वो सिर्फ E रैंक का होता है। आर्ट ट्रेडिंग कंपनी रूबी आइस मॉन्स्टर चाहती है जो माको ने जस्ट हंट किए थे, और माको सोचता है कि ये परफेक्ट चांस है अच्छी कमाई करने का। वो हंट के मटेरियल्स को एडवेंचर के साथ डिवाइड करता है, लेकिन रूबी आइस और कुछ मटेरियल्स खुद रख लेता है। वो डिसाइड करते हैं कि रात को एक पार्टी रखेंगे ताकि सेब पहुंचने और अच्छी कमाई की खुशी मना सके। उसकी गिल्ड कार्ड्स मोबाइल फोन की तरह काम करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। वो टाउन मैप्स को एक्सेस करते हैं और पेबल कंटेंट तक भी पहुंच सकते हैं। रात को ग्रुपमेट और दूसरी अच्छी चीजें खाते हुए पार्टी करते हैं। एक एल्फ शराब पीता है और ग्रुप के आर्चर, ह्यूमन अल्केमिस्ट और डॉफ वॉरियर से बातें करता है। डॉफ लड़की माको को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है, लेकिन माको उसे बच्चे की तरह हरा देता है। जब सब लोग ज्यादा शराब पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं तो ये माको को आर्ट ट्रेडिंग कंपनी के बारे में वार्न करती है। ऐसे वो डील करने वाला है क्योंकि उसने सुना है कि उनके क्लाइंट्स के साथ बुरा होता है। ऐसा माको बहुत ही चिंतित हो जाता है और रूबी आइस पर भी इसका असर पड़ता है। फिर वो अपने होटल के रूम में जाता है जब मायो उसकी इंतजार कर रही होती है। वो बहुत ही डिस्परेट होती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और बेड तोड़ने तक का प्लान बनाती है ताकि अपने चांसेस बढ़ा सके, लेकिन माको के पास उसकी फैंटेसीज को पूरा करने का कोई इरादा नहीं होता और वो सीधा हो जाता है। अगले सुबह वो वापस डेमी प्लेन में जाते हैं क्योंकि अब वो खुद मिस गेट्स बन सकते हैं। वहाँ एमा ने उसके सेक्रेटरी का काम संभाल लिया होता है और वो बताती है कि हर प्रजा यहाँ एडजस्ट हो रही है और अपना काम कर रही है। सब अपनी ताकत मिलाकर माको के लिए एक बड़ा सा कैसल बना रहे होते हैं। इसका प्लान उन्होंने उसके दिमाग से निकाल कर समझा था, जो तोमो ने रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट किया था। ड्रैगन लड़की की बात करे तो ना माको, ना एमा और ना उसका छोटा क्लोन उसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाए हैं, लेकिन माको के पास इस बारे में सोचने का वक्त नहीं होता क्योंकि डॉब्स का चीफ उसे वर्क प्लेस में बुलाता है। वह डॉब्स ने उसके लिए फ्लैशी आर्मर बनाया होता है, लेकिन माको मना कर देता है क्योंकि वो एक आर्चर है, सोल्जर नहीं। डॉब्स रोते हैं, लेकिन फिर माको एक कोड देखता है जो उसके स्टाइल को सूट करता है। ये कोड उसी मैड जीनियस ने बनाया होता है जिसने उसके रिंग बनाया था, और माको को यकीन होता है कि ये कोड इतना मैजिक खींच लेगा कि वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोड हाई मैजिक और फिजिकल डिफेंस प्रोवाइड करता है और अपना रंग बदलकर डिफेंस से मोबिलिटी फोकस में स्विच कर सकता है, लेकिन वो तुरंत फट जाता है और डॉब्स का हेड ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार वो उसे बेटर बनाएंगे। डेमी प्लेन के लोग ह्यूमन बच जाते हैं टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से और मेनली इंग्रेडिएंट कलेक्शन पर काम करते हैं। अगले दिन माको रूबी आइस को लेकर अकेले आर्ट ट्रेडिंग कंपनी जाता है। वो अपने पहले बड़े बिजनेस के लिए वो थोड़ा घबराया होता है। वहाँ उसका स्वागत पैट्रिक और उसके लॉयल बटलर करते हैं। माको उनको अपनी फेक कर्स स्टोरी बताता है कि वो लेवल 1 का एडवेंचरर है जो मर्चेंट बनना चाहता है। पैट्रिक तुरंत सोचता है कि अब और बात करने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 सुनकर मर्चेंट बोर्ड हो जाता है और सोचता है कि माको बस एक ओवर कॉन्फिडेंट न्यूबॉय है जो सब गलत कर रहा है, लेकिन जैसे ही माको उन्हें रूबी आइस दिखाता है, पैट्रिक शॉक्ड होता है कि ये रियल है और वो माको से माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि उसे ये रेयर इंग्रेडिएंट अपनी पत्नी और 2 बेटियों के लिए चाहिए जिन पर एक कर्स डिजीज लगी हुई है। एक विश डॉक्टर ने उन तीनों पर लेवल 8 कर्स डाला था और टॉर्चर के बाद भी वो डॉक्टर कर्स का डिटेल्स नहीं बताया और मार दिया गया। माको पैट्रिक की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे रूबी आइस देता है और मदद का प्रॉमिस करता है। पैट्रिक और उसका स्टाफ इतने खुश होते हैं कि वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोते हैं। फिर माको मर्चेंट गिल्ड जाता है जहाँ 2 टेस्ट उसके सामने ऑब्स्टेकल की तरह होते हैं। मर्चेंट बनने से पहले रिसेप्शनिस्ट कहता है कि पहले टफ रिटन टेस्ट होगा, अगर पास किया तो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा मटेरियल गैदरिंग का, और एंड में कुछ पैसे जमा करने होंगे ताकि वो फाइनेंशियली साउंड दिखे। तैयारी के लिए माको एक महंगे मैनुअल को खरीदता है, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करता है उसे तुरंत अफसोस होता है। रिसेप्शनिस्ट माको का एक्सप्रेशन देखकर सोचता है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन माको कहता है कि वो बिना और प्रिपरेशन के ही टेस्ट देना चाहता है क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चन ग्रेड स्कूल लेवल के मैथ्स के होते हैं। वो सिर्फ 5 मिनट में टेस्ट कंप्लीट कर देता है। एग्जामिनर इतना शॉक्ड होता है कि उसे छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है और माको सोचता है कि इस दुनिया की एजुकेशन कितनी लो लेवल की है। अब मटेरियल गैदरिंग टेस्ट का टाइम आता है और एग्जामिनर खुश होता है कि माको को 100 स्ट्रॉ मिलती है जिसमें उसे 3 दिन में 4 मुश्किल आइटम या उनके बराबर की चीजें इकट्ठा करनी होती है। लेकिन माको थोड़ी देर सोचता है और थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करके उन्हीं किलर बी के पार्ट जो उसने पहले मारे थे इक्वल वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करता है। एग्जामिनर फिर से शॉक्ड हो जाता है। बाद में माको एक रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या टेस्ट है। वो एक ऐसी ड्रिंक ऑर्डर करता है जो लेमनेड लगती है, लेकिन टेस्ट बनाना शेक का होता है। वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वापस डेमी प्लेन में आ जाता है जहाँ वो फ्रूट्स खाता है और तोमो एक क्लोन से सुनता है कि प्रोडक्शन कम हो गया है क्योंकि वेदर अनइवन था। माको अपने गिल्यूशन सिटी के सपने के बारे में क्लोन से बात करता है जहाँ लोग मिस्ट में खो जाते हैं और उन्हें रेयर फूड आइटम्स और वेपन्स मिलते हैं। इससे बाहर के गुड्स की इमेज अच्छी होती है और उनका वैल्यू बढ़ता है। तभी उसे तोमो का टेलीपैथिक कॉल आता है कि मायो ट्रबल में है। माको तुरंत रिकॉर्ड्स रूम की तरफ दौड़ता है जहाँ उसके 2 सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं। वो एक ह्यूमनाइज्ड एल्फ से पूछता है कि क्या हो रहा है। एल्फ समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी नहीं होता, तो माको फाइट तोड़ता है और तोमो से पूछता है। पता चलता है कि मायो ने माको के मेमोरीज को देख लिया है। अब माको के पास 2 लड़कियां हैं जिनके टीवी शोज के टेस्ट अलग हैं और वो दोनों लड़ती रहती है कि कौन सा बेटर है।
अगली सुबह माको अल्केमिस्ट से मिलता है। इसके साथ उसने ट्रैवल किया था और उसे वो दावत देता है ताकि वो कुछ मेडिसिन बनाए। लेकिन मर्चेंट टाउन का एक और एडवेंचरर उन पर नजर रखता है और प्लान बनाता है कि वो माको और पैट्रिक के प्लान को किसी भी हालत में फेल करेगा। माको अल्केमिस्ट को पैट्रिक के पास ले जाता है और अल्केमिस्ट घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि वो आर कंपनी के लिए काम करने वाला है। बटलर उसे तब ले जाता है और अल्केमिस्ट इंग्रेडिएंट्स और टूल्स देकर रिलैक्स हो जाता है, जैसे अपने जोन में आ गया हो। एब्रोशिया मेडिसिन बनाने का प्रोसेस सिंपल होता है, बस रूबी आइस से लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना ट्रिकी होता है। बटलर कहता है कि वो रूबी आइस को असली एम्ब्रोशिया फ्लावर का सब्स्टिट्यूट बना रहा है, क्योंकि रियल फ्लावर मिलना मुश्किल है, लेकिन बीज उन फ्लावर को खाती है, इसलिए उनकी आइस काम में आ सकती है। अब माको सोचता है कि अगर उसके हाथ असली एम्ब्रोशिया फ्लावर लग गया तो वो जल्दी अमीर बन सकते हैं। एल्केमिस्ट रेसिपी फ्लावर करता है और पहले स्टेप प्रिपरेशन मैजिक होता है, लेकिन उनका चैंट बहुत टाइम लेता है। माको उसे इन्फेक्शन समझता है और छुपके से प्रोसेस में इंटरफेयर करके काम जल्दी कर देता है। पहले बोतल बन जाता है और बटलर उसे पैट्रिक की वाइफ को देने ले जाता है। बाकी के 2 डोज बनने के बाद अल्केमिस्ट बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। तभी बटलर लैब में घुसता है और अल्केमिस्ट घबरा के बॉटल्स हवा में उछाल देता है। माको तुरंत रिएक्ट करता है और पहला बॉटल इजीली पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे के लिए उसे अपने बेसबॉल स्किल का इस्तेमाल करते हुए डाइव करना पड़ता है। वो अपना सिर दीवार से टकराता है, लेकिन बॉटल को संभाल लेता है। फिर सब लोग पैट्रिक के पास दौड़ते हैं, जब पता चलता है कि पैट्रिक को अपनी वाइफ को मेडिसिन पिलाता वक्त हाथ में चोट लग गई थी, क्योंकि उसकी वाइफ ने उस पर रिएक्ट किया था और उसका बिहेवियर वायलेंट था और उसने उस पर अटैक किया था। अल्केमिस्ट कहता है कि ये कर्ज का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। पैट्रिक अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है और कहता है कि वो अब बहुत डर गया है। उसकी बातें माको के दिल को छू जाती है और वो खुद भी वॉलंटियर करता है वो पैट्रिक की वाइफ को कंट्रोल करेगा। पैट्रिक कहता है कि एक लेवल 1 आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सब लोग माको पर भरोसा करते हैं कि वो काफी अच्छा है। माको तब कमरे में जाता है और जमीन पर मेडिसिन लगाकर वाइफ को बाहर निकालने का ट्राई करता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि वो एक अगली बाल फ्रॉग जैसी ज़ॉम्बी होगी जो बिना वार्निंग का अटैक करेगी, लेकिन वो उसका पहला अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। माको जूडो जानता था, तो जब वो ज़ॉम्बी अटैक करती है तो वो उसे नीचे गिरा देता है। जब वो उसको पकड़ के रखता है, पैट्रिक उसको मेडिसिन पिलाता है और वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बाल नहीं होते, इसलिए अब भी वो थोड़ी अगली लगती है। अगले पेशेंट पैट्रिक की बेटियां हैं जो गंजी ज़ॉम्बीज हैं। पहली बेटी स्पाइडरमैन बनने के नाटक करती है, लेकिन माको उसे रोककर मेडिसिन पिलाता है और वो भी ठीक हो जाती है। एल्केमिस्ट लास्ट डोज लेकर आता है, लेकिन फिर से घिसक कर मेडिसिन हवा में उछाल देता है। बटलर उसे पकड़ लेता है। लास्ट पेशेंट माको से भागने की विनती करता है, लेकिन वो उसका भी इलाज करता है। पैट्रिक देवी का शुक्रिया अदा करता है और माको उसका नाम सुनकर उल्टी करने लगता है। फिर वो बाहर आ जाता है जब उसके 2 सर्वेंट उसके इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक उन पर फायर पिलर ट्रैप से अटैक होता है। माको फायर डॉज करता है, लेकिन तोमो और मो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं बिना इफेक्ट हुए। अटैकर्स वो एडवेंचरस होते हैं जो पहले माको पर जासूसी कर रहे थे। तोमो कहती है कि ये लोग उनका पीछा कर रहे हैं कुछ समय से। लीडर के सिग्नल पर 20 और एडवेंचरस माको की पार्टी को घेर लेते हैं। लीडर तब 2 लड़कियों को अपनी तरफ बुलाता है। मो लीडर के ऑफर लेती है 10 गोल्ड कॉइन्स के बदले। यह माको का प्लान था कि एक लड़की फाइट में ना खेले, जिससे उनके बीच जलन और कंपटीशन कम हो जाए। जब दुश्मन अटैक करता है, माको तोमो को कहता है कि उन्हें अधमरे छोड़ दे, लेकिन वो बस डॉज कर रही होती है और अपने मास्टर से सिग्नल के लिए कहती है। जब सिग्नल मिलता है, वो स्वॉर्ड के बैग से सबको एक एक करके निकाल देती है। आखिर में 2 मुखिया दुश्मन बचते हैं, वॉरियर और विजर्ड। विजर्ड घबरा जाता है और अपने दोस्त को धोखा देकर टेलीपोर्टेशन स्पेल चलाने लगता है, लेकिन पूरा चैंटिंग कंप्लीट करने से पहले माको उसके चेहरे से बास्केटबॉल खेलता है। फिर मेन कल्प्रिट अपना नाम बताता है, टैलेंट का नंबर 1 एडवेंचरर लाइम। वो अटैक करता है तो वो आसानी से उसे डिसआर्म करके जमीन पर गिराता है। वो डर जाता है और सोचता है कि अब उनके अंत आ गया है। तो वो उसके मेमोरीज पढ़ती है और समझती है कि वो बुरा इंसान नहीं है। उसके सलाह पर माको लाइम की बात सुनता है, जो माफी मांगता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो पैट्रिक से नफरत करता है। कुछ महीने पहले आर्ट ट्रेडिंग कंपनी अपने मार्केट डोमिनेशन को गलत इस्तेमाल कर रही थी। इससे कई एडवेंचरर्स बिना नौकरी के रह गए थे और कुछ लोग रेकलेस मिशन में अपनी जान भी गंवा रहे थे। इससे एक ऑर्फनेज में नुकसान पहुंच रहा था जहां लाइम आया था। वो एक विच डॉक्टर के साथ मिलकर पैट्रिक के परिवार पर नींद का कर्ज लगाने का प्लान बनाता है ताकि वो अपने काम पर दोबारा सोचे, लेकिन वो इविल विच डॉक्टर झूठ बोल रहा था और उसने 3 औरतों पर इविल कर्ज डाल दिया था जो धीरे धीरे उन्हें मार देगा। लाइम कहता है कि उसे इसका कोई पता नहीं था। तोमो कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा था, तो माको लाइम को छोड़ देता है और कहता है कि वो अपने साथियों को ख्याल रखे, लेकिन जाने से पहले मायो उसे एग्रीड अमाउंट से ज्यादा पैसे ले लेती है। लाइम पैट्रिक से माफी मांगने चाहता है, जो मेको के रिस्पेक्ट में उसे माफ कर देता है क्योंकि उसका परिवार अब ठीक है। फिर तोमो उसके अंडर आती है और कहती है कि वो उसका स्पाई बनकर आर्ट ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करती। इस बीच डेमी प्लेन में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो मैको और उसके 2 बहुत पावरफुल सर्वेंट को कंसर्न करती है। एमा कंफ्यूज माको को सिचुएशन समझाता है कि डेमी प्लेन के वॉरियर्स उनसे ट्रेनिंग के बाद कॉन्फिडेंस खो रहे हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस से हार रहे हैं। वहाँ पे तब सोल्यूशन की बात होती है और मैको डिसाइड करता है कि वो पहले थोड़ा और चेक करेगा फिर बात करेगा, लेकिन मायो के स्पाइडर लोग इंडिविजुअल तौर पर स्ट्रॉन्ग है और तोमो के लिजर्डमैन से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है।
माको उनका झगड़ा रोकता है। तोमो से कहता है कि वो अपने लोगों से बात करे और मायो को साथ लेके सिचुएशन को समझाने जाता है। वो ऑक्स को चेक करता है और अपनी काय पावर से उनकी बातें सुनता है। इसमें वो फार्मिंग और ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। उनके हिसाब से मायो और तोमो दोनों ठीक टीचर्स हैं, क्योंकि वो उन्हें करीब आने देते हैं और हिट लेने देते हैं अगर वो मेहनत करते हैं। लेकिन माको एक निर्दयी मॉन्स्टर है, वो उन्हें एक भी मौका नहीं देता। इस बात पर माको थोड़ा बुरा महसूस करता है। फिर तोमो आती है और कहती है कि लिजर्ड मैन ने बिल्कुल भी वही किया जो ऑर्स ने किया था। दोनों स्पीसीज छुपकर ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि दूसरे उनकी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक ना जान पाए। यही चीज माको को बदलानी है। वो सजेस्ट करता है कि अलग अलग स्पीसीज अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेटेजीज शेयर करे और फिर मिलकर कोऑपरेट करके आगे बढ़े। तोमो के पास इस आइडिया को रियलिटी में बदलने का प्लान होता है। जल्द ही एक एरिया बनाया जाता है और लिजर्ड मैन और ऑर्स के वॉरियर्स को माको के ऑर्डर पर वहां बुलाया जाता है। तोमो इस शो को कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि दोनों स्पीसीज के सबसे पावरफुल वॉरियर्स अपने लोगों की तरफ से फाइट करेंगे। छोटी तोमो क्लोन रेफरी बनकर बैटल को कंट्रोल करेगी। इसके बाद बैटल शुरू होता है। लिजर्ड वॉरियर एयर कैनन का यूज करता है और फिर जंप करके ऑर्क वॉरियर पर अटैक करता है। ऑर्क वॉरियर शील्ड स्पेल लगाकर अटैक ब्लॉक करता है और पावरफुल ब्लो से काउंटर अटैक करता है जो एरिया को तोड़ देता है। माको उनके लेवल से हैरान होता है, लेकिन तोमो ने कहा था कि पोकर फेस रखो ताकि वॉरियर्स ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। लिजर्ड वॉरियर अपने ओपोनेंट को स्लाइस करने के लिए फिर स्ट्रॉन्ग वाइन ब्लेड का यूज करता है। जैसे ही वो फिनिशिंग ब्लो देने के लिए जंप करता है, ऑर्क उसके पूंछ को पकड़ के घुमाता है और ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। रेफरी बैटल का सिग्नल देता है और कहता है कि ऑर्क्स जीत गए। सब चैंपियन को कुछ सेकंड के लिए चीयर करता है, लेकिन फिर मूड ग्लूमी हो जाता है क्योंकि माको अभी भी अपना पोकर फेस मेंटेन कर रहा होता है। तोमो कहती है कि ये बैटल उसे डिसअपॉइंट कर गया। अब से रैंकिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि डिसाइड हो सके कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है और आखिरकार सभी स्पीसीज बैटल में पार्टिसिपेट करेगी। तोमो के कठोर शब्दों के बाद माको दोनों वॉरियर को एनकरेज करता है और कहता है कि उनमें बहुत पोटेंशियल है, उसके पास ज्यादा कहने को कुछ नहीं होता। फिर तो मैं अनाउंस करती है कि डेमी प्लान रैंक इन टूर्नामेंट का शुरुआत में होने वाला है। अगले दिन हमारा हीरो अपनी लड़कियों के साथ एडवेंचरर गिल्ड जाता है और पता चलता है कि उनके पास अर्जेंट मिशन है क्योंकि बेस्ट एडवेंचरर लाइम रिटायर हो गया है और कई दूसरे इंजर्ड हैं। रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं होता कि माको ही उसके सभी प्रॉब्लम्स का रीजन है। माको सोचता है कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स को ट्रेन कर सकता है जो फ्यूचर के नंबर 1 कैंडिडेट्स बन सके और वो तुरंत तोमो की पार्टी को सोचता है। वो तोमो को कहता है कि उन्हें मॉनिटर करे और ट्रेन करे और तोमो इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेती है ताकि अपने मास्टर के क्रश जैसी लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि वो उसकी चिंता न करे। उनका ट्रेनिंग बहुत इंटेंस और टफ होता है। अंत में वो उनके एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के ग्रुप से लड़वाती है, लेकिन जब वो एक भी मॉन्स्टर नहीं हरा पाते तो एडवेंचरर्स बुरी तरह हार जाते हैं और लगभग इंजर्ड हो जाते हैं। तब तोमो उनके बीच बैरियर लगा देती है और उन्हें यूजलेस कहती है और उनकी खराब स्ट्रेटेजी पर लेक्चर देती है। वो कहती है कि वो बस बेवजह मॉन्स्टर पर चार्ज कर रहे थे जो बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए वो उनके एक नए टैक्टिक्स सिखाएगी। सबसे पहले वो एल्केमी से कहती है कि एक मड ट्रैप बनाए और उसमें पैरालाइजिंग पॉइजन डाले। फिर वो एल्ब्स आर्चर को हाई पोजीशन पर ले जाने को कहती है। डॉग वॉरियर मॉन्स्टर का सीधा सामना करेगा, जबकि तोमो अपनी स्टिल स्किल का यूज करके पीछे से फिनिशिंग ब्लो देगी। सिंपल मैजिक जैसे मॉन्स्टर के ब्रीथिंग होल्स को पानी से बंद करना ही उन्हें मारने के लिए काफी था। इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग फॉलो करते हैं और अपने बॉस मॉन्स्टर को हंट करते हैं। वो काफी थक जाते हैं और तोमो कहती है कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अगली बार उन्हें पूरे मंकी मॉन्स्टर के गैंग को खुद ही हराना पड़ेगा अगर वो इस टाउन के एडवेंचरर गिल्ड के एस बनना चाहते हैं तो। और अगली बार दूर नहीं है क्योंकि तोमो उन्हें दूसरे मॉन्स्टर देन के पास ड्रॉप करती है और कहती है कि कल सुबह उन्हें हराना है। वो उन्हें रात को तैयारी करने के लिए देती है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सके, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो अपनी करंट कंडीशन में वो काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो लौट आते हैं दूसरे ग्रुप को हराकर। डेमी प्लान में माको मियो को एब्रोशिया फ्लावर ढूंढने को कहता है क्योंकि वो उसका यूज मेडिसिन बनाने में करने वाला है जो उसका बेस्ट सेलिंग आइटम होगा। इसी बीच वो टाउन जाता है एक अच्छी जगह ढूंढने अपनी दुकान खोलने के लिए और पैट्रिक से कहता है कि वो उसे आर्ट ट्रेडिंग कंपनी की एक बिल्डिंग में दुकान किराए पर दे। पैट्रिक अपने बटलर को अरेंजमेंट करने के लिए कहता है और फिर माको से बात करता है कि वो अपनी दुकान खरीदने के बजाय किराए पर क्यों लेना चाहता है। रीजन सिंपल होता है, माको ने मर्चेंट गिल्ड से सीखा है कि अगर कोई मर्चेंट किसी देश में परमानेंट दुकान खोलता है तो वो उस देश का हुकूमत उसे स्पाइंग टास्क में मदद मांगता है और वो ये नहीं करना चाहता। पैट्रिक को ये सब अच्छी तरह पता होता है और वो सजेस्ट करता है कि एक नेचुरल सिटी है जो किसी किंगडम की नहीं है। अगर माको वहाँ अपनी दुकान खोलता है तो उसे किसी देश के लिए स्पाइंग नहीं करनी पड़ेगी। माको इस पेपर को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। इसके बाद माको ने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी बना ली थी, इसलिए डेमी प्लेन के लोग उसके लिए पार्टी कर रहे थे। माया अपने मास्टर की ज्यादा अटेंशन चाहती थी, लेकिन तोमो समझती है कि आज का दिन बाकी लोगों के लिए होना चाहिए, इसलिए वो अपनी राइवल को दूर ले जाती है। दो करीबी सर्वेंट उसके पास नहीं होते और बाकी लोग माको के पास आने लगते हैं। पहली आती है एक आउटगर्ल जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर है। वो लड़की एम्ब्रोशिया फ्लावर के बारे में और अपने विजिट के बारे में कहती है। उन्होंने एक तालाब देखा था जहाँ बहुत सारे फूल मिले थे और एक्सैक्ट लोकेशन को वो माको को मैप पर देती है, लेकिन फिर वो कहती है कि वहाँ एक डेमी ह्यूमन स्पीसीज भी थी जो फ्लावर की हिफाजत कर रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं ला पाए। माको भी सोचता है कि ये ठीक है कि वो स्ट्रेंजर्स से बिना सोचे समझे लड़ाई न करे।
अगला आता है लिजर्ड मैन रिप्रेजेंटेटिव, जो पहली लड़ाई में लड़ा था, और वो बताता है कि वो तोमो के अंडर सामुराई बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। माको सोचता है कि वो जरूर उसका इडियट स्वॉर्ड्समैन सिंड्रोम से इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप आता है, जो पहली बार डेमी प्लेन में आया था, और वो बताता है कि वो दोनों लड़कियों से जेलस है जो अपने मास्टर के साथ बाहर जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ काफी खुश है। वो कहता है कि डेमी प्लेन लगभग एंडलेस है और उन्हें सब कुछ मिलता है, इसे वो अपना पैराडाइज कहते हैं। वो अपने इंटरेस्ट बताता है कि वो वेपन बेचना चाहता है, और माँ को कहता है कि वो उसके नई शॉप को एक कोने में जगह देगा ताकि वो ह्यूमन को अपने हथियार बेच सके। फिर आता है ऑर्क, जिसे माको ने पहले हील किया था। वो कहता है कि उसका काम है ह्यूमंस की इल्यूजरी सिटी में गाइड करना। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग माको के करीब आना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। इसी बीच माया और तोमो जंगल के एक कोने में होते हैं, और जब वो माको के बारे में बात कर रहे होते हैं तब उसकी मौजूदगी अचानक गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। इससे उनका दिमाग में बड़ी पैनिक मच जाती है और वो उसकी जगह पर भाग कर जाते हैं जहाँ वो आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे थे। माया बहुत परेशान होती है और वो माको को गले लगाती है और रोती है, और माको को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। तोमो उसे डांटती है और पूछती है कि वो आर्चरी प्रैक्टिस करते वक्त क्या कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद माको कहता है कि वो अपनी एमिंग में इतना डीपली फोकस कर रहा था कि इसी वजह से उन्होंने टेंशन ली थी। उस डीप फोकस के दौरान माको की कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है और फिर एरो छोड़ने के बाद वापस आ जाती है। उसे पता नहीं चलता कि वो जब गायब होता है तो क्या होता है और क्या यह गलत है। मिया और भी ज्यादा रोते हुए कहती है कि कोई से वैसे गायब नहीं हो सकता जैसे माको करता है। माको कहता है कि क्योंकि वो जिंदा था तो ये बड़ा मामला नहीं है। तो वो फिर उससे समझाती है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो नहीं जानता। उसके इंटेंस फोकस के कारण वो गायब हो रहा था और वापस आ रहा था, जो लगभग मरने और दोबारा जन्म लेने जैसा था। इस वजह से उसका मैजिक तेजी से बढ़ रहा था, जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। अब उसका मैजिक इतना बढ़ गया था कि वो अपने पहने हुए 5 रिंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। माको चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या उसका ऑरा लीक हो रहा है जैसे वो एक डीमन हो। तो वो कहती है कि वो लिमिट तो वो पहले ही पार कर चुका है। अब उसका मैजिक गॉडेस के लेवल के बराबर है और इस बढ़ते पावर की वजह से डेमी प्लेन लगातार एक्सपेंड हो रहा है, जो जल्दी ही प्रॉब्लम ला सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर गॉडेस को माको के बढ़ते माना के बारे में पता चल गया तो वो उसे अपने पावर के लिए ट्रीट समझेगी और उसे मारने के लिए अपनी चाल चलेगी। अब माको प्रॉब्लम की गंभीरता को समझता है और डिसाइड करता है कि वो काय का यूज करके अपने ऑरा को छुपाएगा। तो वो कहती है कि वो डॉग्स को कहेगी कि वो और भी इफेक्टिव मैजिक सप्रेसिंग टूल्स बनाए। माँ अब भी रो रही होती है और अपनी सारी आंसुओं की वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इसलिए माको उसे उसके कमरे में ले जाता है, जबकि तोमो एक्साइटमेंट से कांप रही होती है कि आगे क्या होगा। अगले दिन माको का मेंटल हेल्थ बिल्कुल टूट गया होता है। पहले वो टेंस था क्योंकि वो आर्चरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। फिर कल रात मियो ने उसके साथ सोने की कोशिश की थी और आज उसके पास अपनी दुकान खोलने के लिए बहुत सारी परमिशन लेनी थी। वो अपने ख्यालों में खो गया होता है कि अचानक अपने आप को एक गली में पाता है जहाँ एक रैट जैसा डेमी ह्यूमन उसके चेहरे पर थैला फेंक रहा था। माको उसकी मदद करता है और तब उसे पता चलता है कि लोग क्यों कहते हैं कि वो मुश्किल से इंसान जैसा लगता है। फिर एक लड़की उस पर हिट लगाने लगती है और तब माको समझता है कि वो रेड लाइट एरिया में आ गया है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले तोमो और मियो अचानक वहाँ पर अपेयर होते हैं और उसे होटल के कमरे में खींच ले जाते हैं। वो गुस्से में कहती है कि अगर वो किसी औरत का प्यार महसूस करना चाहता है तो वो वहाँ है, लेकिन वो किसी दूसरी औरत के साथ कंफर्टेबल हो रहा था। लड़कियां उसे लेती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए काफी नहीं है, और वो और ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है जब वो उसका शर्ट फाड़ने लगती है। माको पैनिक करता है, अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन्हें रोकने के लिए, और फिर एक मिस गेट के यूज करके भाग जाता है। माँ चिंतित होती है कि शायद अब उसका मास्टर उसे नफरत करेगा, लेकिन तोमो समझता है कि वो बस बिना वजह शर्मिंदा था। माँ को खुद को पेड़ से उल्टी तरह लटका हुआ पाता है क्योंकि वो जल्दी में टेलीपोर्ट हुआ था, और एमा उसे ढूंढ लेती है। उसके फटे हुए कपड़े और उसके आसपास पिंक मिस देखकर वो समझ जाती है कि वो किससे गुजरा है। अगले दिन मियो उसके पास आती है जब वो नए सूट्स देख रहा होता है जो उसके मैजिक को सप्रेस करने में मदद करेगा। वो प्राइवेटली उससे माफी मांगती है और माँ को उससे कहता है कि वो ऐसी बातें दोबारा ना करे। मियो जवाब देती है कि ऐसे तो वो वर्जिनी मर जाएगा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए माको से एब्रोशिया फूल के जंगल के बारे में पूछता है जब वो डेमी ह्यूमन स्पीसीज फूल की हिफाजत कर रही थी। फिर वो उससे साथ चलने को कहता है ताकि वो वहाँ उससे बात कर सके। जंगल में उन्होंने देखा कि कुछ एडवेंचरस उन्हें स्पाई कर रहे हैं, और जब मियो उन्हें मारने की कोशिश करती है तो माको कहता है कि बस उन्हें सिल्क में फंसाओ और वहाँ से चलो। फिर वो एम्ब्रोशिया नर्सरी एक तालाब में पाते हैं और कोई जरूर बहुत अच्छी तरह से उसका ध्यान रख रहा था। जैसे ही माको फूलों की तरफ बढ़ता है वो फिसलने लगता है और अपने पास्ट को याद करता है। वो मियो से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और वो इस मौके का फायदा उठाती है, उसके हाथ पकड़ती है और अपने रोमांटिक सपनों में खो जाती है और दुआ करती है कि ये पल कभी भी खत्म ना हो। तभी तो गार्डियंस ऑफ द लेक यानी जंगल के 2 फॉरेस्ट रोनी उसे रोकने आते हैं। छोटा वाला क्रेजी और गोफी विज़र्ड होता है, इसका नाम एरिस है, और लंबा वाला एग्रेसिव आर्चर है, इसका नाम एक्वा है। माको उन्हें बताता है कि वो बात करने आया है, लेकिन मायो अपने डेमोनिक ऑरा रिलीज करती है क्योंकि वो उन लोगों को मारना चाहती है जिन्होंने उसके और माको के हाथ पकड़ने के दौरान डिस्टर्ब किया था। लेकिन ग्रीडी एडवेंचरर भी एम्ब्रोशिया फूल चुराने आए थे। माको के साथ मियो होती है और वो सिचुएशन से अगले डील करने के लिए वापस उसे छोड़ दिया जाता है।
क्रेजी विज़ार्ड एरिस से कहती है कि माया उनके सेक्रेट फूल जैसे स्मेल करती है और फिर वो माको पर आइस स्पीयर से अटैक करना शुरू कर देती है। माको मियो को लेकर भाग जाता है और जब एडवेंचरर औरत पूछती है कि वो क्यों भाग रहा था और लड़ नहीं रहा था, तो माको रियलाइज करता है कि वो वही लड़की है जो उसे रेड लाइट एरिया में थी। माको अपने मैजिक काई का यूज करके आइस स्पीयर को काउंटर करता है और तब देखता है कि आर्चर एक्वा एक मैजिकल फायर एरो फायर करता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और छोटे एडवेंचरर को ब्लास्ट करता है। माको आसानी से अपने काय से उन मैजिकल एरोस को डिफ्लेक्ट कर लेता है। फॉरेस्ट टोनी हैरान होती है कि वो दोनों अटैक्स को रोक सकते हैं। वो अभी भी मियो को लेकर फायर एरो से भाग रहा होता है, लेकिन फिर तोमो टेलीपैथिकली उसे कॉल करती है और कहती है कि बस छोटी मोटी बातें कर और उसका मजाक बना। वो सब देख रही है लेकिन कोई मदद नहीं करेगी क्योंकि माको स्पाइडर गर्ल को अपनी फेवरेट जैसे ट्रीट करता है और जब भी वो सामुराई कल्चर के बारे में बात करती है तो वो उसे डांटती है। माको कहता है कि वो उसे कटाना बनाने देगा और एक अल्कोहल फैक्ट्री भी सेटअप कर देगा और ये ब्राइव ड्रैगनिकल को इफेक्ट करता है जो अपने मास्टर को इस सिचुएशन से बचाने के टैक्टिक्स बताती है। पहला, वो कहती है कि वो दूसरे एडवेंचरर्स के आसपास स्मोक स्क्रीन बनाए ताकि अगर फॉरेस्ट टोनी उन्हें ना देख सके तो वो उन्हें अपने मिस गेट के जरिए इल्यूजरी सिटी में खींच ले। माको उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और फायरवॉल का यूज करके स्मोक बनाता है ताकि तोमो अपना काम कर सके। फिर वो माको को स्पाइडर गर्ल को अपना फेवरेट स्नैक उसका खून खिलाने का ट्रिक बताती है। माको अपना हाथ एक तेज आई स्पाइक बॉल से काट लेता है और उसका खून स्पाइडर गर्ल को देता है जो खुशी खुशी उसे चाटती है और अपने होंठ चूमती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब जब कुछ भी उसे रोक नहीं रहा था तो माको लड़ने का फैसला करता है। एरिस पहला अटैक करता है। वो एक पावरफुल आइस स्टॉर्म क्रिएट करता है जो इंट्रूडर्स पर अटैक करता है, लेकिन माया अपने डार्क मैजिक का यूज करके स्पेल को कंज्यूम कर लेती है और जब फॉरेस्ट टोनी स्पेल चांट कर रहा होता है, माको अपने सर्वेंट की चालाक ट्रिक से इंप्रेस्ड होकर उसे फ्लैश वार्निंग देता है। फिर एक बहुत तेज फायरबॉल यूज करता है जो ब्राइट लाइट्स के साथ ब्लास्ट करता है। फॉरेस्ट टोनी कुछ सेकंड के लिए इमोबिलाइज हो जाते हैं और इस वक्त माको अपने मैजिक का यूज करके उनके वेपन को तोड़ देता है और अगर उनके पास कोई छुपा हुआ हथियार है तो वो उसे मियो से कहता है कि वो अपने मजबूत सिल्क से उन्हें बांध दे। उन्हें बंधक बनाने के बाद वो कहता है कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस डील के लिए आया है, फूल चुराने नहीं। गार्ड्स को ट्रेड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि माको को विलेज ले जाओ चाहे एल्डर्स उसकी बात सुन सके। वो अपने जंगल के गांव में जाते हैं जहाँ एक मैजिकल बैरियर होता है जो माको के अजीब तरह से पहचान लेता है। फिर वो फॉरेस्ट टोनी ट्राइब के एल्डर से मिलता है जो उसे बुरा मान जाते हैं। जब वो पूछता है कि क्या वो एल्फ्स है, वो कहता है कि वो एक अलग स्पीसीज है और असल में रेगुलर एल्फ्स के एंसेस्टर्स है जो एल्फ स्पिरिट्स की पावर पर निर्भर करते हैं। वो फॉरेस्ट टोनी अपनी खुद की नॉलेज से जंगल को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे बिजनेस की बात शुरू होने से पहले चीफ का बेटा डॉन कमरे में आता है जो गर्ल्स के प्रति कठोर और हॉस्टिल होता है। वो अपने पिता और एल्डर्स के साथ झगड़ा करता है और उन्हें कावर्ड और इडियट बुलाता है जो अभी भी गांव में छुपे हैं, जबकि ड्रैगन का बैरियर उन्हें सुरक्षित रखता है। वो शक करता है कि माको सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है क्योंकि उसने उनके दो स्किल वॉरियर को हरा दिया था और फिर वो कमरे से चला जाता है एक धमाके वाली वार्निंग देते हुए। फिर माको के एल्डर्स के साथ मुलाकात शुरू होती है जो पूरा दिन लेती है। शाम तक वो मेंटली थक चुका होता है जब वो एरिस और एक्वा से मिलता है जो चाहते हैं कि वो उनके टीचर से मिले। माको ज्यादा लोगों से मिलने के लिए थका हुआ होता है, लेकिन जब वो मना करता है टीचर उनके कमरे की दीवार तोड़कर अंदर आता है। वो एक चेयरफुल डिस्ट्रैक्टिव आदमी होता है जो अपने आप को मोंडो कहता है और एक एग्रेसिव एक्सट्रोवर्ट की तरह माको से हाथ मिलाता है। कहता है कि उसने आजकल ऐसा अच्छा महसूस नहीं किया। कमरे की सब लड़कियां उसके जेंडर से इंप्रेस होती हैं और लियो खास तौर पर गुस्सा होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा। वो मोंडो को किक मारकर बाहर निकालती है और जब वो जमीन से टकराता है तो रियलाइज करता है कि माको और उसका सर्वेंट आम इंसान नहीं है। उसका घाव अपने आप ही हील हो जाता है। वो हंसी के साथ कहता है कि वो लोग उससे मिलने का रिग्रेट करेंगे। रात को निकलने से पहले माको मियो से कहता है कि वो फॉरेस्ट टोनी पर, खासकर डॉन और मोंडो पर नजर रखे क्योंकि वो दोनों सस्पिशियस लगते हैं। मियो मिशन एक्सेप्ट करती है और फ्लोर से डिसअपीयर होकर पहले टीचर को चेक करने जाती है। जब वो पाती है कि उसके ऊपर जहाँ उसने मारा था वहाँ कोई स्क्रैच भी नहीं है और उसके आसपास के अजीब अननेचुरल अर्थ माना है। माया को पूरा यकीन होता है कि वो किसी चीज से पोजेस्ड है। उसके सेंसेस कहती है कि ये बहुत डिलीशियस होने वाला है। फिर वो दोनों एक टेलीपैथिकल मैसेज को इनक्रप्ट करते हैं अपने वेब के जरिए और पता लगाती है कि वो डीमन के कंसर्न में है और वो लोग मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। माया ये सब माको को रिपोर्ट करती है जो उसकी मेहनत की तारीफ करता है। फिर उसे कहता है कि तोमो के साथ जगह स्वैप कर ले क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है। फॉरेस्ट टोनी अपने गेस्ट के लिए पार्टी रखता है और पार्टी एंजॉय करते हुए माको डॉन और मोंडो को कुछ डिस्कस करते देखता है। फिर अचानक मोंडो डॉन की गर्दन पकड़ लेता है और एक अजीब मॉन्स्टर उसके बदन से निकलता है जो स्केलेटन मॉन्स्टर जैसा दिखता है जो डॉन की पूरी लाइफ फोर्स एब्सॉर्ब कर लेता है और उसे हस्क बनाकर मार देता है। सब डर जाते हैं और माको स्केलेटन मॉन्स्टर से पूछता है कि उसने दो आदमियों को क्यों मारा। वो कहता है कि उसका पुराना वेसल अब बेकार हो गया है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ फोर्स कंज्यूम कर ली थी और दूसरा आदमी डीमन के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। ऐसा वो पसंद नहीं कर रहा था। स्केलेटन मॉन्स्टर को माको में इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो उसके ऑरा से नहीं डरता
और वो उससे कुछ सवालों को पूछना चाहता है, लेकिन माको मॉन्स्टर के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता है और उसकी बैक स्टोरी बताता है। वो एक रिसर्चर था जो नॉलेज के लिए बहुत लालची था, इसलिए उसने फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट किए और इमॉर्टल बॉडी हासिल की ताकि वो हमेशा पढ़ाई कर सके। ये बेसिकली लीच की डेफिनेशन है जो माको ने वीडियो गेम से सीखी थी और स्केलेटन मॉन्स्टर को बहुत इंप्रेस करता है। वो माको को अमेजिंग कहता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो लड़ाई में जीतेगा। वो माको पर एक पावरफुल अटैक यूज करने वाला होता है और वार्न करता है कि अगर माको उस अटैक को डॉज करेगा तो उसके पीछे वाले फॉरेस्ट ओनी मर जाएंगे। इस तरह ब्लीच माको को कर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन माको किसी भी स्टेटस एलिमेंट के प्रति रेसिस्टेंट होता है अपनी वास्ट मैजिक कैपेसिटी की वजह से। फिर वो मायो की पावर की एक कॉपी यूज करता है डार्कनेस के जरिए अटैक एब्जॉर्ब करने के लिए। साथ ही लीच की सारी पावर कंज्यूम करके उसे हरा देता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। लीच घुटनों पर गिरता है, तभी तो वो भीड़ में से आती है और मिस गेट से लीच को टेलीपोर्ट कर देती है। फॉरेस्ट ओनी माको की पावर से डर जाते हैं और अब उसे असली मॉन्स्टर समझने लगते हैं। एल्डर्स डर के मारे अपना प्लान बताते हैं कि वो पार्टी के दौरान उसका गार्ड गिराना चाहते थे, फिर छुपके से उसे मार देना चाहते थे। माको हैरान होता है, लेकिन तोमो उसकी बात बीच में रोक देती है। वो एल्प्स के चीफ्स को पहचानती है और उसे नाम से पुकारती है, लेकिन वो याद नहीं करता कि वो उसे भी कभी भी मिला है। तोमो से वो वक्त याद दिलाती है जब वो जवान था। वो प्रैक्टिकली रोते हुए उसे अपने गांव के आसपास मिस्ट बैरियर बनाने के लिए उसे विनती करती है और इसके साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।